नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। बिहार में नीतीश कुमार का नया मंत्रिमंडल बन गया है। नए मंत्रियों की शपथ हो गई है और शपथ लेने के साथ ही कई विघ्न संतोषी किस्म के लोग इस सरकार के भविष्य को लेकर के अटकलें लगाने लगे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, तो कई लोग हैं जो महागठबंधन का भविष्य ही कुछ नहीं देख रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। इस बात की शून्य संभावना है कि सरकार अस्थिर हो जाएगी या महागठबंधन टूट जाएगा या कोई राजनीतिक उलटफेर हो जाएगी। यह किसी हाल में नहीं होना है, चाहे भाजपा या दूसरी कोई भी पार्टी या दूसरा कोई भी नेता कितना भी जोर लगा ले। लेकिन उसके पहले सरकार के कंपोजिशन को समझेंगे। मैं हूं अजीत द्विवेदी, नया इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकार का कंपोजिशन वही है जो नीतीश और लालू कुमार के एक साथ आने पर होना चाहिए था। जो 2015 में जो कंपोजिशन था वही कंपोजिशन है। जो वोट का समीकरण है, जो वोट का संतुलन है, जातियों का जो आंकड़ा है, उसी के अनुपात में, उसी के अनुकूल मंत्रियों की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी के हटते ही पूरी तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो 11 सवर्ण मंत्री थे, अब उनकी संख्या 6 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ सरकार में थी तो सिर्फ 2 यादव मंत्री थे, अब उनकी संख्या 8 हो गई है। ये अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राजनीति जाति का समीकरण, आगे की राजनीति में जाति का समीकरण किस तरह का होगा। ये जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने अपने वोट के समीकरण के हिसाब से, अपने कोर वोट के समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल का कार्ड प्ले किया है। राजद के सरकार में आते ही जो तस्वीर बननी थी वो बन गई है। जेडीयू की तस्वीर वैसी है जैसे बीजेपी के साथ थी। 33 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 17 ओबीसी और ईबीसी समुदाय के हैं। इस 17 में 8 यादव हैं, जो ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा यादव का है। ईबीसी का एक अलग समीकरण है जो पिछले 17 साल में नीतीश कुमार ने डेवलप किया है। उनकी पार्टी से कई ईबीसी के नेता है, राजद से भी कई ईबीसी के नेता है। लेकिन ईबीसी और ओबीसी के 17 में आधी सीटें यादव जाति के मंत्रियों के पास हैं, जो राजद का कोर वोट है। ये सबको पता है कि राजद पिछले कम से कम 20 साल से 1995 में जब से लालू यादव वो चुनाव जीते थे, जब वो पिछड़ों के मसीहा के तौर पर थे और जो पहला चुनाव था जिसमें उनको पूर्ण बहुमत मिला था, उस 5 साल के बाद उन्होंने वो फिर यादव और मुसलमान की पॉलिटिक्स ही होती रही है 2000 से, तो 22 साल से ये वही चल रहा है। वो समीकरण दिख रहा है, 8 यादव मंत्री हैं और 5 मुसलमान मंत्री हैं। ये एमवाई समीकरण है। इसके अलावा ईबीसी मंत्री हैं और 5 दलित मंत्री हैं। तो ये अपने आप में सरकार के वोट का समीकरण या महागठबंधन के वोट का समीकरण बताने वाला है। 33 में से 27 मंत्री ओबीसी, ईबीसी, एससी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के हैं। जाहिर है कि अब आगे आरजेडी और जेडीयू इसी वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, इसलिए इस समाज से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। 6 फॉरवर्ड बनाए गए हैं। वो इस वजह से बनाए गए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव ने सर्व समाज की राजनीति शुरू की है। उन्होंने अपने पिता के बनाए एमवाई समीकरण के भीतर दूसरी जातियों को जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। एमएलसी के चुनाव में, पिछले दिनों हुए एमएलसी के चुनाव में उनको इसका फायदा भी मिला था। इसलिए उन्होंने इसमें फॉरवर्ड समाज के भी कुछ लोगों को, 6 लोगों को मंत्री बनाया है। और नीतीश कुमार को खैर उसकी राजनीति करते ही रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने कोयरी कुर्मी वोट के साथ फॉरवर्ड का समर्थन मिलता रहा है। तो इस मजबूरी में या इस अंक गणित के हिसाब से 6 फॉरवर्ड मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन थ्रस्ट जिस पर है वो ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम और दलित पर है। अब उसमें एक मंत्रालय भी लगभग वही है जो पहले जेडीयू के पास थे, और बीजेपी के पास जो मंत्रालय थे जो बीजेपी के पास थे वो आरजेडी के पास चले गए और जेडीयू के मंत्रालय अपने पास रह गए। सिर्फ एक मंत्रालय है जो अदला बदली हुई, और उसका भी कोई कारण समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्यों नीतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय छोड़ दिया। पहले शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास था और वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास था या पहले राजद के पास रहा है। अब ये इन मंत्रालयों की अदला बदली हो गई है। अब उसका क्या कारण है वो आगे पता चलेगा कि उसका क्या कारण है, उसे क्या हासिल करना है। सो ये कंपोजिशन है। अब इस कंपोजिशन के बाद बात करते हैं विवादों की। बिहार में कई नेता इस बात की चर्चा करने लगे हैं, कई राजनीति के जानकार और कई मीडिया के भी साथी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजद में भी विरोध शुरू हो गया है, जदयू में भी विरोध शुरू हो गया और कांग्रेस में भी विरोध है। तो फिर ये महागठबंधन कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कितने दिन काम करेगी। लेकिन ये आश्वस्त रहें कि इस किसी भी विवाद का सरकार की सेहत पर या महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। इसका कारण
वोट का समीकरण है और विधायकों की संख्या है। संख्या बल ऐसा है, आंकड़ा ऐसा है कि किसी भी एक विधायक के या 2 विधायक के या 10 विधायक के गड़बड़ी करने, टूटने या इधर उधर भागने से समीकरण नहीं बदलने वाला है, आंकड़ा नहीं बदलने वाला है। अब कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी के सवर्ण विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी ऑपरेशन कांग्रेस चला सकती है, वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है। तो नहीं बनाया गया, कांग्रेस के किसी सवर्ण को मंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने अपने कोटे से एक दलित और एक मुसलमान को मंत्री बनाया है। पहले कहा जा रहा था कि उसके प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उसके विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा, ये लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन इनकी जगह एक दलित समाज से और एक मुसलमान समाज से मंत्री बनाया गया। तो क्या अब बीजेपी ऑपरेशन कांग्रेस चला सकती है? वो कतई नहीं चला सकती है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 है और अगर दल बदल कानून के हिसाब से पार्टी तोड़नी है तो 13 विधायकों की जरूरत होगी। अव्वल तो 13 की संख्या पूरी नहीं होनी है। अगर पूरी भी हो जाए तो उससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। क्योंकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, इसलिए कांग्रेस का कोई विधायक क्यों टूटेगा? सरकार का आंकड़ा ऐसा है कि आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाता है। आरजेडी के 79 और जेडीयू के 45 विधायक मिलकर के 124 का आंकड़ा बनता है। बहुमत का आंकड़ा 123 का है, 122 का है। तो जब ये दोनों पार्टियां अपनी 2 पार्टियों की संख्या बहुमत पूरा कर देती है और उसके ऊपर से लेफ्ट फ्रंट के 13, लेफ्ट की 3 पार्टियों के 16 विधायक हैं, तो फिर किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी और विधायक की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक इस बात को जान रहे हैं कि वो टूट भी जाते हैं तो अभी उनको कोई फायदा नहीं होना, उनको विपक्ष में ही बैठना होगा या सदस्यता जा सकती है। इसलिए कांग्रेस में अगर बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन कांग्रेस चला सकते हैं, फॉरवर्ड विधायकों की नाराजगी का फायदा उठा करके उनको तोड़ सकते हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलनी है। जहां तक जेडीयू की बात है तो जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। उनकी नाराजगी जरूर एक बड़ी बात है क्योंकि वो बड़े नेता हैं और पार्टी की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से वो नाराज है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कहा जा रहा है कि प्रदेश के कुशवाहा नेताओं ने, जेडीयू के कुशवाहा नेताओं ने मुख्यमंत्री पर दबाव डाला कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाए। ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन उनकी नाराजगी का एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने के बाद उनकी भूमिका कम हो जाती है। उनको पता है कि उनके समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, जिसको कोयरी जाति कहते हैं, वो आरजेडी के साथ वोट नहीं करते हैं। पहले कभी किया होगा पिछली सदी में, आखिरी दशक में, 90 के दशक में जब सब लोग साथ थे, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के शकुनी चौधरी अलग हुए और समता पार्टी बनाई, लगभग उसी समय से कुशवाहा समाज आरजेडी से दूर हो गया, लालू यादव से दूर हो गया। वो टुकड़ों टुकड़ों में उसके वोट होते हैं, लेकिन वो इनमास या बल्क में या एक मुश्त वोट उनका आरजेडी को नहीं मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को समझ रहे हैं। उनको पता है कि वो अगर आरजेडी जेडीयू के कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो वो बहुत वोट नहीं दिलवा पाएंगे और उनका असर कम होगा, उनका महत्व कम होगा। नाराजगी का मुख्य कारण ये हो सकता है, जिसकी वजह से, और ये मंत्री न बनाना एक बहाना हो, नाराजगी का ये कारण हो सकता है। अगर ऐसा है तब भी वो इस समीकरण को अभी तत्काल कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ये हो सकता है कि वो बहुत अपने मूड के हिसाब से राजनीति करने वाले नेता है और पद के पीछे बहुत भागने वाले नेता नहीं है। ये बिहार के लोग जानते हैं, मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी इस बात को जानता हूं। उन्होंने राज्यसभा का कार्यकाल 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, तब उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी थी, जब वो जेडीयू छोड़ा था उन्होंने, और अपनी पार्टी बना करके और लगभग सड़क पर थे, इसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी थी। तो इसलिए यह संभव है कि वो अभी भी अगर जदयू छोड़े और हो सकता है विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दें या संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद छोड़ दें, जो भी हो, अपनी नाराजगी में जो भी करें, उससे आगे हो सकता है कि समीकरण बदले, अगले चुनाव में वो बीजेपी के साथ तालमेल करें। ये बहुत दूर की बात है, बहुत हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अभी उनकी नाराजगी इस महागठबंधन पर कोई असर नहीं डालने वाली है। यही स्थिति आरजेडी की है। उसके 79-80 विधायक हैं। अगर एक भाई वीरेंद्र नाराज हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, तो उनकी नाराजगी से पार्टी की सेहत पर भी तत्काल कोई फर्क नहीं पड़ना है। न अंकों का समीकरण बदलना है, न महागठबंधन का समीकरण बदलना है। उनको मंत्री बनाया जाना था, वो बड़े नेता हैं, वोकल नेता हैं, पटना और उसके आसपास उनका बड़ा असर है और वो इतने असरदार हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव खुद चाहते थे कि वो पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। तेजस्वी मानते हैं कि उनमें इतना दम है भाई वीरेंद्र में कि वो पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव को हरा देंगे। जो काम मीसा भारती नहीं कर पाई, वो भाई वीरेंद्र से वो चाहते थे, वो समझते थे कि हो जाएगा। इसके बावजूद तेजस्वी ने भाई वीरेंद्र को नेता मंत्री पद की शपथ नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया है, उनकी शपथ नहीं हुई है, तेजस्वी के कहने से नहीं हुई है।
तो इसके कारण होंगे, वो आंतरिक कारण है, वो अपना तेजस्वी जानते होंगे या उनके परिवार के और लोग जानते होंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र की नाराजगी अभी जेडीयू, अभी आरजेडी जेडीयू के समीकरण पर कोई असर नहीं डालने वाली है। तो चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनके भीतर जो भी नाराजगी है, उस नाराजगी का सरकार की सेहत पर या महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होना है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।